कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में जान ही न बची हो। 7 साल का वैवाहिक जीवन कुछ मिनटों में कागज के कुछ टुकड़ों पर सिमट गया था। तलाक के अंतिम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन मेरे पति आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बिल्कुल शांत खड़ा था, मानो हमारे रिश्ते का अंत उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता हो। उसकी माँ और बहन के चेहरों पर भी अजीब सी संतुष्टि दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी लंबे युद्ध में जीत हासिल करके लौट रही हूँ। मैं उन सबको आखिरी बार देखकर वहां से निकल आई। मेरे दिल में दर्द था, आंखों में आंसू थे और मन में केवल एक सवाल था कि आखिर मेरी गलती क्या थी। उस रात मैं अपने किराए के छोटे से कमरे में अकेली बैठी रही। दीवार पर टंगी माँ पापा की तस्वीर को देखकर बार बार रो पड़ती थी। अगर वे आज जीवित होते तो शायद मुझे इस हालत में कभी नहीं देखने देते। इस दुनिया में अब मेरा अपना कहने के लिए केवल मेरी छोटी बहन रिया ही थी। वही थी जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था। माँ पापा की मृत्यु के बाद मैंने ही उसे पढ़ाया लिखाया था, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा था और हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो मुझसे कुछ दूर दूर रहने लगी थी। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने पढ़ाई और व्यस्तता का बहाना बना दिया। उस समय मुझे लगा था कि शायद उम्र के साथ उसकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह मुझे ससुराल जाना था। वहां मेरा काफी सामान रह गया था, जिसमें माँ की कुछ यादगार चीजें और जरूरी दस्तावेज भी शामिल थे। मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन जाना जरूरी था। मैं धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ी जहां कभी मैंने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत सपने देखे थे। घर के बाहर पहुंचते ही मेरे कदम अचानक रुक गए। दरवाजे पर ताजे फूलों की मालाएं लटकी हुई थीं। आंगन में रंगोली बनी थी और पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम हुआ होगा, लेकिन फिर मन में सवाल उठा कि तलाक के ठीक अगले दिन आखिर ऐसी कौन सी खुशी आ गई थी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। बैठक में मेरी सास, ननद और आर्यन बैठे हुए थे। तीनों के चेहरों पर मुस्कान। मुझे देखकर भी किसी के चेहरे का रंग नहीं बदला। तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आहट सुनाई दी। मैंने अनायास ही उस दिशा में देखा और अगले ही क्षण मेरी सांसें थम सी गईं। लाल साड़ी पहने, मांग में सिंदूर लगाए, गले में मंगलसूत्र डाले जो लड़की सीढ़ियों से उतर रही थी, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन रिया थी। मेरे हाथ से बैग छूटकर जमीन पर गिर गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रही हूँ वो सच है। रिया ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर अपराध बोध जरूर था, लेकिन वो इतना कमजोर था कि मेरे टूटे हुए विश्वास को संभाल नहीं सकता था। मेरा गला सूख गया था। मैं किसी तरह उसके सामने पहुंची और कांपती हुई आवाज में पूछा, रिया, ये सब क्या है? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ने मेरे भीतर डर पैदा कर दिया। तभी मेरी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इससे क्या छिपाना, आखिर इसे भी सच जानने का अधिकार है। मैंने उनकी तरफ देखा और फिर आर्यन की तरफ। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। तभी आर्यन ने बेहद सामान्य लहजे में कहा, मैं और रिया अब पति पत्नी हैं, हमने शादी कर ली है। उसके शब्द मेरे कानों में किसी विस्फोट की तरह गूंजे। मुझे लगा जैसे पूरा कमरा घूमने लगा हो। तलाक को 24 घंटे भी नहीं हुए थे और मेरी अपनी सगी बहन मेरे पति की पत्नी बनकर मेरे सामने खड़ी थी। उस पल मुझे केवल धोखा महसूस नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी, मेरा विश्वास और मेरे सारे रिश्ते एक साथ मर गए हों। रिया के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो लगातार नजरें झुकाए खड़ी थी, जबकि मेरी आंखें बार बार उसके चेहरे पर टिक जा रही थी। मैं उसके भीतर उस छोटी बहन को ढूंढ रही थी जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया था, जिसके लिए अपनी जरूरतों से समझौता किया था और जिसके भविष्य के लिए दिन रात मेहनत की थी। लेकिन उस समय मेरे सामने खड़ी लड़की मुझे बिल्कुल अजनबी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा दर्द किस बात का था, अपने पति की बेवफाई का या अपनी बहन की धोखे का। मैंने भारी आवाज में पूछा, ये सब कब से चल रहा था? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर
मेरी ननद मुस्कुराते हुए बोली, अब जब सब खत्म हो ही गया है तो सच जानकर क्या करोगी? उसकी मुस्कान मेरे दिल पर नमक छिड़कने जैसी थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बिल्कुल बेफिक्र दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने कोई अपराध नहीं किया हो, बल्कि कोई बहुत महान काम कर दिया हो। तभी मेरी सास बोली, रिया, हमारी पसंद थी, शुरू से ही हमें वही पसंद थी, लेकिन उस समय परिस्थितियां कुछ और थीं, इसलिए शादी तुमसे हो गई। अब जो होना था हो गया। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। इसका मतलब ये सब अचानक नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। तो मेरे 7 साल? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मेरे 7 सालों की कोई कीमत नहीं थी? आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, जब दिल से रिश्ते खत्म हो जाएं, तो उनकी कोई कीमत नहीं बचती। मैं कुछ पल उसे देखती रह गई। यही वो आदमी था जिसने कभी मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। यही वो आदमी था जिसने मुझे भरोसा दिलाया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आज उसकी आंखों में मेरे लिए कोई भावना नहीं थी। अचानक मुझे पिछले कुछ महीनों की कई बातें याद आने लगीं। रिया का बार बार इस घर आना, उसका घंटों यहाँ रुकना, आर्यन का उसके सामने जरूरत से ज्यादा सहज होना, और फिर जब भी मैं कोई सवाल पूछती तो सबका एक साथ मुझे ही गलत साबित करने लगना। उस समय मैंने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, शायद इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें दुख के साथ साथ गुस्सा भी शामिल हो चुका था। बहुत अच्छा खेल खेला है तुम लोगों ने, मैंने कहा। कम से कम अब मुझे समझ आ गया कि तलाक की इतनी जल्दी क्यों थी। मेरी सास ने तुरंत कहा, देखो, अब तमाशा मत करो। जो होना था हो गया। अपना सामान लो और यहाँ से चले जाओ। उनकी आवाज में वही अहंकार था जो पिछले कई सालों से मैं सहती आ रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले मैं इस घर की बहू थी, इसलिए चुप रह जाती थी। आज मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं था। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरा जिसे मैंने कभी अपना घर समझा था। अंदर पहुंचते ही मेरी नजर अलमारी पर गई। वहां मेरी और आर्यन की शादी की एक तस्वीर रखी थी। मैं कुछ पल उसे देखती रही। तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे थे। उन दिनों सचमुच मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज महसूस हो रहा था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भरोसा होता है। जब वो टूटता है तो आदमी भीतर से बिखर जाता है। मैंने अपने जरूरी सामान को एक बैग में भरना शुरू कर दिया। तभी मेरी नजर दराज में रखी एक फाइल पर पड़ी। वो वही फाइल थी जिसमें घर और कारोबार से जुड़े कुछ कागजात रखे थे। मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने फाइल उठाई, उसमें से कुछ फोटो और कागज नीचे गिर गए। मैं उन्हें उठाने के लिए झुकी। पहली तस्वीर देखते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। तस्वीर में आर्यन और रिया एक साथ किसी कैफे में बैठे हुए थे। मैंने दूसरी तस्वीर उठाई, उसमें दोनों किसी रिसोर्ट के बाहर खड़े मुस्कुरा रहे। तीसरी तस्वीर और भी चौंकाने वाली थी। उसमें दोनों एक मंदिर के बाहर हाथों में हाथ डाले खड़े थे। तस्वीरों के पीछे तारीखें लिखी हुई थी। मैंने तारीख पढ़ी और मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये तस्वीरें पिछले 1-2 महीने की नहीं थीं। कुछ तस्वीरें तो 3 साल पुरानी थीं। मेरे हाथ कांपने लगे। इसका मतलब ये रिश्ता हाल का नहीं था। मेरे साथ धोखा सालों से चल रहा था। मैंने जल्दी जल्दी बाकी कागज देखने शुरू किए। उसी दौरान मेरी नजर कुछ बैंक के स्टेटमेंट्स पर पड़ी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर एक नाम बार बार दिखाई देने लगा, रिया शर्मा। मैंने ध्यान से पढ़ा। पिछले 2 सालों में आर्यन के खाते से लाखों रुपए अलग अलग किस्तों में रिया के खातों में ट्रांसफर किए गए थे। मेरे माथे पर पसीना आ गया। ये मामला सिर्फ प्रेम संबंध का नहीं था। इसके पीछे कुछ और भी था, कुछ बहुत बड़ा। और शायद यही वजह थी कि इन लोगों ने इतनी जल्दी मुझे रास्ते से हटाया था। उसी समय बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से सारे कागज वापस फाइल में रख दिए, लेकिन एक बैंक स्टेटमेंट चुपचाप अपने बैग में रख लिया। अगले ही पल दरवाजा खुला और रिया अंदर आ गई। उसकी आंखें लाल थीं, शायद वो रोई थी। कुछ पल तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर अचानक वो बोली, दीदी, बात वैसी नहीं है जैसी आप समझ रही हैं। मैं कड़वाहट से हंस पड़ी। अच्छा, तो कैसी है?
रिया की आंखों से आंसू निकल आए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? मैंने कहा। गलती वो होती है जब इंसान अनजाने में कुछ कर दे। तुमने तो मेरी पीठ पीछे मेरा घर उजाड़ा है। रिया सिर झुकाकर खड़ी रही। फिर उसने धीरे से कहा, आपको नहीं पता कि मुझे किस तरह फंसाया गया है। मैं चौंक गई। उसकी आवाज में डर साफ दिखाई दे रहा था। और पहली बार मुझे लगा कि शायद बात उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। रिया की बात सुनकर मैं कुछ पलों के लिए चुप रह गई। अभी तक मेरे मन में उसके लिए केवल गुस्सा और नफरत था, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज और डरी हुई आंखों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत बड़ा बोझ अपने सीने में दबाए घूम रही हो। मैंने पहली बार गौर किया कि उसके चेहरे की चमक गायब थी। नई नवेली दुल्हन बनने के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। मैंने धीरे से पूछा, किसने फंसाया तुम्हें? रिया ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, मानो उसे डर हो कि कोई हमारी बात सुन रहा होगा। फिर वो मेरे करीब आकर धीमी आवाज में बोली, दीदी, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर उन्होंने सुन लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। जिस लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वो खुद इतनी डरी हुई क्यों थी? रिया, साफ साफ बताओ क्या चल रहा है, मैंने सख्त लहजे में कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, बस इतना समझ लीजिए कि जो दिखाई दे रहा है, सच्चाई उससे बहुत अलग है। इतना कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर चली गई। मैं उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जा चुकी थी। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक वहीं खड़ी सोचती रही। उसके शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। अगर वो सच कह रही थी, तो इसका मतलब था कि इस पूरे मामले में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। मैंने अपना सामान उठाया और बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर निकल आई। जाते समय मैंने एक बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा। कभी ये मेरा घर था, लेकिन अब वो मुझे किसी अजनबी जगह जैसा लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने बैग से वो बैंक स्टेटमेंट निकाला। मैं उसे बार बार पढ़ने लगी। रकम छोटी नहीं थी। पिछले 2 वर्षों में लगभग 15 लाख रुपए अलग अलग खातों के जरिए रिया तक पहुंचाए गए थे। ये कोई सामान्य लेन देन नहीं था। आखिर आर्यन मेरी बहन को इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा था? तभी मेरे फोन पर एक संदेश आया। संदेश एक अज्ञात नंबर से था। उसमें केवल एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे पुरानी झील के पास आना, अकेले आना। मेरे हाथ रुक गए। मैंने नंबर मिलाने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। पूरी रात में सो नहीं पाई। दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। आखिर वो संदेश किसने भेजा था? क्या उसका संबंध रिया से था या फिर किसी और से? अगले दिन शाम होते होते मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार मैं तय समय पर पुरानी झील के पास पहुंच गई। वहां काफी सन्नाटा था। कुछ लोग दूर टहल रहे थे, लेकिन आसपास कोई पहचान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं लगभग 10 मिनट तक इंतजार करती रही। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। मैं उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया और बोला, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं सतर्क हो गई। आप कौन हैं? मैंने पूछा। उस आदमी ने इधर उधर देखा और फिर बोला, मैं आर्यन की कंपनी में अकाउंट्स विभाग में काम करता था। था मतलब? 2 महीने पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी बात सुनकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। वो बोला, मुझे इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने कुछ ऐसे दस्तावेज देख लिए थे जो मुझे नहीं देखने चाहिए थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन से दस्तावेज? उस आदमी ने अपने बैग से कुछ फोटोकॉपी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने उन्हें देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड थे। उनमें करोड़ों रुपए के गबन का हिसाब दर्ज था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन दस्तावेजों में कुछ लेन देन रिया के नाम पर भी दिखाए गए थे। मैं अविश्वास से उसकी तरफ देखने लगी। ये सब क्या है? वो आदमी बोला, तुम्हारे तलाक का कारण प्यार नहीं है, असली वजह कुछ और है। क्या? मैंने गहरी सांस ली। आर्यन, उसकी माँ और उसकी बहन पिछले कई सालों से कंपनी के पैसे इधर उधर कर रहे थे।
उन्हें किसी ऐसी व्यक्ति की जरूरत थी जिसके नाम पर कुछ संपत्ति और खाते दिखाए जा सकें। पहले उन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन तुम हर कागज पढ़कर साइन करती थी। तुम सवाल बहुत पूछती थी, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। मेरा गला सूख गया। रिया, वो आदमी धीरे से हाँ में सिर हिलाने लगा। तुम्हारी बहन उनकी चाल में फंस गई। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक मुझे रिया की डरी हुई आंखें याद आ गईं। शायद वो सचमुच किसी जाल में फंस चुकी थी। लेकिन तभी उस आदमी ने एक और बात कही जिसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अब जब सारे कागज उसके नाम पर हैं, अगर जांच शुरू हुई तो जेल सबसे पहले रिया जाएगी। मेरी सांसें जैसे रुक गईं। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। जिस बहन ने मुझे धोखा दिया था, वही अब किसी बहुत बड़ी साजिश की सबसे बड़ी शिकार बन चुकी थी। उस आदमी की बात सुनकर मेरे हाथों से सारे कागज लगभग छूट ही गए। कुछ देर पहले तक मेरे मन में रिया के लिए केवल गुस्सा था, लेकिन अब एक नया डर पैदा हो गया था। अगर ये सब सच था तो मेरी बहन किसी बहुत बड़े खेल में मोहरा बन चुकी थी। चाहे उसने मेरे साथ कितना भी बड़ा विश्वासघात किया हो, लेकिन मैं उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, आपको ये सब कैसे पता चला? उस आदमी ने बताया कि कंपनी के अकाउंट्स विभाग में काम करते हुए उसने कई संदिग्ध लेन देन देखे थे। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया होगी, लेकिन जब रकम बढ़ती गई और अलग अलग लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीदी जाने लगी, तब उसे शक हुआ। उसने कुछ दस्तावेजों की कॉपी अपने पास रख ली थी। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। कुछ दिनों बाद उसे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने कंपनी के मालिक के पास या पुलिस में क्यों नहीं गया, ये सवाल तुम्हारे मन में जरूर आ रहा होगा, वो बोला। जिन लोगों के खिलाफ सबूत थे, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। अकेले लड़ने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाया। फिर जब मुझे पता चला कि उन्होंने तुम्हारा तलाक करवा कर तुम्हारी बहन को इस खेल में उतार दिया है, तब मुझे लगा कि अब चुप रहना पाप होगा। मैं कुछ पल तक खामोश रही। फिर मैंने पूछा, क्या रिया को इस सब के बारे में पता है? उस आदमी ने सिर हिलाया। शायद पूरी सच्चाई नहीं। उसे सिर्फ उतना बताया गया होगा जितना जरूरी था। लेकिन इतना तय है कि उसके नाम का इस्तेमाल किया गया है। घर लौटते समय मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। एक तरफ अपनी बहन का धोखा था, दूसरी तरफ उसके ऊपर मंडराता खतरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रात भर मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही। आखिर सुबह होते होते मैंने एक फैसला कर लिया। अगर रिया सचमुच फंसी हुई है तो मुझे उससे बात करनी होगी। अगले दिन मैंने उसे फोन किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने पहली ही घंटी में फोन उठा लिया। उसकी आवाज बुझी हुई थी। दीदी। कुछ क्षण तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने कहा, मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। वो घबरा गई। नहीं दीदी, अभी नहीं। रिया, ये बहुत जरूरी है। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, आज शाम मंदिर के पीछे वाले पार्क में मिलो, लेकिन किसी को मत बताना। शाम को मैं तय समय पर वहां पहुंच गई। रिया पहले से ही एक बेंच पर बैठी थी। उसे देखकर मैं चौंक गई। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा कितना बदल गया था। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरे पर लगातार डर दिखाई दे रहा था। मेरे बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो दीदी, उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा। ये पहली बार था जब उसने खुलकर अपनी गलती स्वीकार की। मैंने गहरी सांस ली और कहा, माफी बाद में मांगना, पहले मुझे सच बताओ। रिया ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया। उसने बताया कि करीब 3 साल पहले आर्यन ने उससे बात करना शुरू किया था। पहले वो उसे अपने बड़े भाई जैसा समझती थी। धीरे धीरे उसने उसकी भावनाओं के साथ खेलना शुरू किया। जब भी घर में मेरे और आर्यन के बीच कोई छोटी मोटी बहस होती, वो उसे बढ़ा चढ़ा कर रिया के सामने पेश करता। वो उसे विश्वास दिलाता कि मैं उसे समझती नहीं हूँ, उसकी कद्र नहीं करती हूँ और उसका जीवन मेरे साथ दुखी है। रिया कम उम्र की थी, अनुभवहीन थी। धीरे धीरे वो उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। फिर एक दिन आर्यन ने उससे कहा कि वो उससे प्यार करता है। रिया ने रोते हुए बताया कि उस समय उसे समझ ही नहीं आया कि वो कितना बड़ा अपराध कर रही है। उसने अपनी भावनाओं को सच मान लिया और मेरे विश्वास को तोड़ दिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने आगे की बात बताई।
शादी के बाद मुझे पता चला कि बात सिर्फ प्यार की नहीं थी। मैं ध्यान से उसकी तरफ देखने लगी। उन्होंने मेरे नाम पर कई बैंक खाते खुलवाए, कुछ दस्तावेजों पर साइन करवाए। जब मैंने सवाल पूछे तो कहा कि ये टैक्स से जुड़ा काम है। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उनकी बातचीत सुन ली। क्या बातचीत? रिया की आंखों में डर उतर आया। वे लोग करोड़ों रुपए के घोटाले की बात कर रहे थे और अगर कभी जांच हुई तो सारे आरोप मेरे नाम पर डालने की योजना बना रहे थे। मेरा दिल बैठ गया। यानी वो आदमी सच कह रहा था। रिया रोते हुए बोली, दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, लेकिन अब मुझे अपनी जान का डर लगने लगा है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस बहन को उसने धोखा दिया था, वही आज उसके साथ खड़ी थी। मैंने कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। अब हमें सबूत जुटाने होंगे। रिया ने मेरी तरफ देखा। आप मेरी मदद करेंगी? मेरी आंखें भर आईं। तुमने मुझे दर्द बहुत दिया है रिया। शायद मैं वो दर्द कभी भूल ना पाऊं। लेकिन तुम मेरी बहन हो। अगर तुम सचमुच अपनी गलती सुधारना चाहती हो तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रिया फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि लड़ाई अब शुरू हुई है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार यही सोचती रही कि आखिर एक परिवार इतना नीचे कैसे गिर सकता है। जिस सास को मैंने माँ का दर्जा दिया, जिस पति के लिए अपने सपने तक छोड़ दिए और जिस बहन के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही लोग मेरे खिलाफ एक साथ खड़े हो गए थे। लेकिन अब मामला केवल रिश्तों के टूटने का नहीं था। अब बात धोखाधड़ी और एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद होने का था। उधर रिया भी अपने कमरे में बैठी पूरी रात रोती रही। उसे पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। जब इंसान किसी झूठे प्यार में अंधा हो जाता है तो उसे सही और गलत का फर्क दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वही लोग उसका इस्तेमाल करके उसे मुसीबत में छोड़ने लगते हैं, तब सच्चाई बहुत दर्दनाक तरीके से सामने आती है। अगली सुबह रिया ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। दीदी, उन्होंने कुछ कागज मेरे सामने रखे हैं। वे चाहते हैं कि मैं उन पर साइन कर दूं। कौन से कागज? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर रिया की टूटी हुई आवाज सुनाई दी। उन कागजों में लिखा है कि कंपनी के सारे पैसे मैंने ही निकाले थे। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। यानी वे लोग अब आखिरी चाल चलने वाले थे। वे करोड़ों के घोटाले का पूरा दोष रिया के सर पर डालकर खुद बच निकलना चाहते थे। और अगर रिया ने उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। रिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी हालत में उन कागजों पर साइन मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। रिया की सांसें तेज चल रही थी। वो इतनी डरी हुई थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन दीदी, वे लोग मुझे धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मैंने साइन नहीं किए तो मुझे घर से निकाल देंगे और पुलिस को बता देंगे कि मैं ही सबकी जिम्मेदार हूँ। रिया, जो लोग तुम्हें फंसाने की तैयारी कर चुके हैं, वे तुम्हारे साइन करने के बाद भी तुम्हें नहीं बचाएंगे। इसलिए डरना बंद करो और कोई भी दस्तावेज मत छूना। कुछ पल तक फोन पर खामोशी रही। फिर रिया ने धीरे से कहा, ठीक है दीदी, मैं कोशिश करूंगी। कॉल कटते ही मैंने सीधे उस पूर्व अकाउंटेंट को फोन किया। अब समय बर्बाद करने का मतलब था कि हम खुद उन्हें मौका दे रहे थे। उस रात हम लोग एक जगह मिले। मैं, अकाउंटेंट विजय जी और उनके एक पुराने परिचित वकील। करीब 3 घंटे तक हम सारे दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और रिकॉर्डिंग्स देखते रहे। जितना हम जांच करते गए, मामला उतना ही गंभीर निकलता गया। कंपनी के कई पैसे फर्जी खातों में भेजे गए थे। कुछ संपत्तियां ऐसे लोगों के नाम खरीदी गई थी जिनका कंपनी से कोई संबंध ही नहीं था। कई जगह रिया के दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। रिया उस कंपनी में काम तो नहीं करती थी, लेकिन आर्यन ने उसका नाम कंपनी के एम्प्लॉय रजिस्टर में दर्ज कर रखा था। इसका उपयोग उसने रिया के खातों में कंपनी का पैसा ट्रांसफर करने के लिए किया था। वकील साहब ने सारी फाइलें देखने के बाद कहा, अगर ये सबूत असली हैं तो मामला बहुत मजबूत है, लेकिन हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम वकील साहब ने ये नहीं कहा था कि हम हार जाएंगे। लेकिन उसी रात एक और घटना हुई जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। करीब 11 बजे मेरे फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो भेजने वाले का नंबर अनजान था। वीडियो देखकर मेरा दिल बैठ गया। वो रिया थी। वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी।
वीडियो शायद घर के किसी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। मैंने कई बार रिया को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे कोई संपर्क नहीं हुआ, तो मैंने फैसला किया कि अब इंतजार नहीं कर सकती। अगले दिन मैं सीधे उस घर पहुंच गई। दरवाजा पूजा ने खोला। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सीधे पूछा। रिया कहाँ है? हमें नहीं पता। उसका जवाब सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। झूठ मत बोलो। तभी पीछे से कमला देवी आ गईं। उन्होंने तिरस्कार भरी नजरों से मुझे देखा और बोली, जिस लड़की की बात कर रही हो, वो सुबह घर छोड़कर चली गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मतलब साफ है, उसे यहाँ नहीं रहना था, इसलिए चली गई। उनकी आवाज में बनावटी मासूमियत थी। मैं समझ गई कि वे सच नहीं बोल रही थीं। मैं वहां से निकल ही रही थी कि अचानक मेरी नजर घर के बाहर खड़े एक चौकीदार पर पड़ी। वो मुझे पहचानता था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, उसने धीरे से कहा, मैडम एक बात बताऊं? मैं रुक गई। वो इधर उधर देखने लगा ताकि कोई सुन ना ले। फिर बोला, सुबह एक कार आई थी। कौन सी कार? साहब की। फिर? उसमें मैडम रिया को बिठाया गया था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो खुद बैठी थी? चौकीदार ने सिर हिलाया। नहीं, वो रो रही थी और दो लोग उसे पकड़कर कार तक ले गए थे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यानी रिया भागी नहीं थी, उसे कहीं ले जाया गया था। मैंने तुरंत विजय जी को फोन किया। उन्होंने कहा, अगर बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। तभी मुझे एक कॉल आया। इस बार नंबर रिया का था। मैंने घबरा कर फोन उठाया। दूसरी तरफ बहुत धीमी आवाज आई, दीदी, रिया, तुम कहाँ हो? कुछ सेकंड तक केवल उसकी सिसकियां सुनाई देती रहीं। फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। उन्होंने मुझे एक फार्म हाउस में बंद कर रखा है। मेरी सांस रुक गई। क्या? और कल सुबह वे मुझसे जबरदस्ती सारे कागजों पर साइन करवाने वाले हैं। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही अचानक किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। किससे बात कर रही हो? रिया चीखी। फिर फोन जमीन पर गिरने की आवाज आई और कॉल कट गया। मैं स्क्रीन को घूरती रह गई। फोन कटते ही मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अब तक हम सबूत इकट्ठा कर रहे थे, कानूनी सलाह ले रहे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अगर रिया की बात सच थी, तो अगले कुछ घंटों में उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। एक बार उन कागजों पर उसके हस्ताक्षर हो गए, तो बाद में ये साबित करना बेहद मुश्किल हो जाता कि उससे जबरदस्ती साइन करवाए गए थे। मैंने तुरंत विजय जी को फोन किया। आधे घंटे के भीतर हम पुलिस स्टेशन में आर्यन और उसके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा चुके थे। मैं कुर्सी पर बैठी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि रिया सुरक्षित हो। रात के लगभग 11:30 बजे हमें सूचना मिली कि आर्यन के परिवार का शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस है। वही जगह सबसे ज्यादा संदिग्ध लग रही थी। रिया ने भी फोन पर फार्म हाउस का ही जिक्र किया था। करीब 1:30 बजे पुलिस की टीम हमारे साथ फार्म हाउस की ओर रवाना हुई। रास्ते भर मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही हो। मैं बार बार रिया का चेहरा याद कर रही थी। वही बहन जिसने मुझे धोखा दिया था, लेकिन आज जो खुद अपने किए की सबसे बड़ी सजा भुगत रही थी। फार्म हाउस शहर से काफी दूर सुनसान इलाके में था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और मुख्य गेट बंद था। टीम ने पहले स्थिति का निरीक्षण किया। फिर जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे। किसी ने लाइटें बंद कर दी, किसी ने फोन मिलाने शुरू कर दिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। करीब 10 मिनट बाद मुख्य दरवाजा खोला गया। मैं सांस रोके खड़ी थी। फिर मैंने उसे देखा। रिया कमरे के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और उसके सामने कई दस्तावेज रखे हुए थे। मुझे देखते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैं दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। उस पल हमारे बीच न कोई शिकायत थी, न कोई गुस्सा। बस दो बहनें थीं जो अपनी अपनी गलतियों और दर्द के बीच खड़ी थीं। रिया लगातार रोए जा रही थी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। अब कुछ मत बोलो। तुम सुरक्षित हो, बस यही काफी है।
उधर दूसरे कमरे में आर्यन, कमला देवी और पूजा मौजूद थे। उनके चेहरों से घबराहट साफ झलक रही थी। पहली बार उनके आत्मविश्वास की जगह डर दिखाई दे रहा था। फार्म हाउस से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, कुछ कंप्यूटर, कुछ रजिस्टर और कई ऐसे रिकॉर्ड जिनके बारे में शायद उन्हें लगा था कि कभी किसी के हाथ नहीं लगेंगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच्चाई की परतें खुलती गईं। पता चला कि वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से पैसों का हेर फेर किया जा रहा था। कई लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। रिया भी उन्हीं मोहरों में से एक थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने समय रहते सच्चाई देख ली थी। इस घटना को 1 साल बीत चुका था। कोर्ट में केस चल रहा था और आर्यन, उसकी माँ और बहन को जेल की सजा हो चुकी थी। रिया सरकारी गवाह बनने और अपराध में सीधे तौर पर शामिल न होने के कारण जेल जाने से तो बच गई, लेकिन समाज और खुद की नजरों में वो अपनी सजा भुगत रही थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हर दिन होता था। कई बार वो मेरे सामने बैठकर घंटों रोती रहती। एक दिन उसने कहा, दीदी, मैं जिंदगी भर आपकी माफी की हकदार नहीं हूँ। मैं कुछ देर चुप रही। फिर मैंने कहा, माफी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान अपनी गलती भूल जाए। माफी का मतलब ये होता है कि वो गलती से सीख कर नया जीवन शुरू करे। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन शायद पहली बार उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। करीब 1 साल बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मैंने एक नई नौकरी शुरू कर दी थी। अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी हो गई थी। जिन रिश्तों ने मुझे तोड़ा था, उन्हीं अनुभवों ने मुझे मजबूत भी बना दिया था। कुछ क्षण की खामोशी के बाद मैंने कहा, जब इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो अक्सर सबसे पहले उसी में खुद गिरता है। मैंने महसूस किया कि जिंदगी का सबसे बड़ा न्याय कभी कभी अदालत नहीं बल्कि समय करता है। समय हर धोखे का हिसाब रखता है, हर विश्वासघात का उत्तर देता है, और देर से ही सही, लेकिन इंसान को उसके कर्मों का आईना जरूर दिखाता है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा दोषी आपको कौन लगा? आर्यन, कमला देवी, पूजा या रिया? क्या आपको लगता है कि हर गलती करने वाले इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।